जी नमस्कार भैया। तो इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन आने से पहले हर बार दो चीजें जरूर होती है। एक, पेट्रोल का दाम कम होना। जी हाँ, पेट्रोल का दाम 2 रुपए कम हो गया, मतलब 2 रुपए में सरकार हमें खरीदना चाहती है। और दूसरा ये, टूटीली फुटीली ममता जी। खैर, इस बार तो कुछ ऐसा हो गया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। घोटाला हो गया भैया। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, किसने इस मुद्दे पे आवाज उठाई और इससे क्या ही फर्क पड़ता है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, वो भी आसान भाषा में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का स्कीम है जिससे आप अपने पसंदीदा पार्टी को जितना मर्जी चाहे उतना चंदा दे सकते हो। बट भैया सवाल ये है कि चंदा हम और आप तो देंगे नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए होता है ना। तो चंदा देगा कौन? या तो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां या फिर ये मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। तो साल 2017 में जब अरुण जेटली जी सांसद में बजट पास कर रहे थे तो बीजेपी सरकार ये स्कीम लेके आई, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे सुनते ही बाकी पार्टियों में बवाल चालू हो गया। और इसी बवाल के बीच इसको मनी बिल के नाम पे पास करवा दिया गया। वैसे भी बीजेपी का बिल पास करवाना तो बहुत ही पुराना आदत है, आपने ये तो देखा ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? खैर, तो फिर 2018 में ये स्कीम लागू हो गया और एसबीआई को ये बॉन्ड जारी करने का जिम्मा मिला। और खास बात यह है कि इस बॉन्ड को खरीदने पे आप पे लगने वाली टैक्स पे भी आपको छूट मिलेगा। और फिर क्या, धीरे धीरे ये चंदा का धंधा चालू हुआ। और फिर से सोचने की बात यही है भैया कि ये चंदा देगा कौन? तो गरीब 5 लाख 10 लाख कमाता है, कहाँ से वो देगा? बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां। बट एक सवाल ये भी आता है कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां तो ठीक से अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे नहीं पाती, चंदा क्यों देगी? नहीं, मतलब ऐसा सवाल तो आ सकता है ना आपके मन में। और इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही सवाल और आशंका आई एडीआर के मन में। अब एडीआर क्या है? एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये एक संगठन है जिसे आईआईएम के 11 प्रोफेसर्स ने मिलकर बनाया है, वो भी खास इसी मुद्दे पे सवाल उठाने के लिए। तो एडीआर ने आशंका जताई और कोर्ट में सवाल किया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपने हित में काम करवाने के लिए पैसा दे रही है? नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि इस सारे चीजों का डिटेल मिले कि कौन आदमी किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। और उसके बाद मार्च 2019 में इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठाया कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, कौन आदमी किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है पता ही नहीं चल रहा। और ये भी तो हो सकता ना कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आके चंदा दे और भारत की नीतियों को प्रभावित करे। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आसान भाषा में कहे तो घूस दे के काम करवाना। और शायद हुआ भी ऐसे, बताते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल जरूर उठा होगा कि भाई एडीआर को ऐसा क्या चुल मचा कि उसने इस मुद्दे पे सवाल उठाया। नहीं, मेरे मन में भी ऐसा सवाल आया था, इसलिए हो सकता है आपके मन में भी आया। मैं आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर था और काफी यंगर था, कम से कम 25 साल यंगर था। तो मेरे को बड़े बेचैनी हो रही थी कि हमारा देश गलत दिशा पे क्यों जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े स्कैम्स थे। बोफोर स्कैम था, फॉर्डर स्कैम था, तमिलनाडु में कोई स्कैम था। तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, बड़े बड़े स्कैम में फंसे हुए थे। तो मैंने कहा कि यार इसके बारे में कुछ करना चाहिए, अब क्या करें। तो मैं सोचता रहा, फिर मैंने सुना कि भाई एक जनहित याचिका पीआईएल जैसे कुछ चीज होती है, अगर उसको हम डाल दें तो शायद कुछ हो जाएगा, तो पारदर्शिता हो जाएगी। फिर कैसे करें? तो मैंने कई लॉयर से बात की, मगर हमको इतने में किसी ने वो दिया, एडवाइस दिया कि भाई आप अकेले में मत करिए, आप एक संस्था बना दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहता है कि पीआईएल अगर आप डालेंगे तो अगर संस्था के थ्रू होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2006 में जाके पहले एक आरटीआई डाला कि भाई अपने आंकड़े बताओ। उन्होंने मना किया। वो अपील वपील में जाके सीआईसी ने बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई ये बताओ कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, जो भी बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, वो सब बताइए। तो वो हमने लेना शुरू किया, हम प्रेस रिपोर्ट देने लगे। फिर उसका जब हमें एनालिसिस किया तो हमने देखा कि भाई इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हम फिर से गए आरटीआई में कि भाई बताओ कहाँ से आ रहे हैं। वो भी उन्होंने मना किया। फिर सीआईसी ने बोला, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, कि हाँ भाई आपको बताना होगा, नाउ यू आर पब्लिक अथॉरिटी,
उनको पब्लिक अथॉरिटी का एक दर्जा दे दिया। तो पब्लिक अथॉरिटी के दर्जे का मतलब होता है कि आरटीआई कानून के तहत आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी। तो जब ये जजमेंट आया तो पॉलिटिकल पार्टीज ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। फिर हम फिर से सीआईसी के पास गए, सीआईसी ने कहा कि हम इसको मानते हैं कि ये सही है मगर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। तो जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने फिर ये साजिश शुरू कर दी कि भाई इससे तो बचना है। तो उन्होंने पहले एक एफसीआरए एक्ट को बदला कि जो फॉरेन फंडिंग आती है वो अगर इंडिया में उनका कोई भी कोने में कोई दफ्तर हो तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं होगी, इत्यादि ये सब उन्होंने किया। और साथ-साथ उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो शुरू कर दिया, क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बार आ गए तो जो पुरानी वो चीजें वो रद्द हो गई। और एडीआर और इलेक्शन कमीशन के सवाल उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डेटा रिलीज करने को कहा, जिसके बाद एसबीआई ने नाको नुकी नखरा करते हुए कहा कि इस पे बहुत समय लगेगा, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, अभी नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको अभी का अभी देना होगा। मुझे लगता है ना ये एसबीआई वाले को भूख लगी हुई है। वैसे भी इनकी आदत है ना ये कहने की कि भाई लंच के बाद आना। खैर, तो फिर फाइनली 15 फेब 2024 को एसबीआई ने डेटा रिलीज किया और इलेक्शन कमीशन को दिया, जिसे इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। और उसके बाद से लोगों ने ये चंदा का धंधा देख के माथा पकड़ लिया। और ये रही लिस्ट कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे। और एसबीआई ने 2017 से 2022 के दौरान अब तक 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए की चुनावी बॉन्ड जारी कर चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा मिला है बीजेपी को 5,271 करोड़ 97 लाख रुपए। उसके बाद आता है कांग्रेस 992 करोड़ 29 लाख रुपए और उसके बाद आता है टीएमसी यानी ममता दी का पार्टी एंड सो ऑन। और अब आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कुछ खास कंपनियों के नाम। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कोयम्बतूर में इनका हेडक्वार्टर है और इनका लॉटरी का बिजनेस यानी सट्टे वाला बिजनेस है। दूसरे नंबर पे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्विक सप्लाई चेन, वेदांता, केवेंटर्स और भी ऐसे बहुत सारे। तो भैया इन कंपनियों ने डोनेशन दिया, तो फिर दिक्कत क्या है डोनेशन दिया तो भैया दिक्कत यह है कि 30 कंपनियों में से 14 ऐसी कंपनी है जिनके ऊपर पहले से ईडी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ चुका है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ये देखिए डोनर नंबर 1 फ्यूचर गेमिंग, इनके ऊपर ईडी ने अप्रैल 2, 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई और रेड मारा। और उसके ठीक 5 दिन के बाद यानी 7 अप्रैल को इस कंपनी ने 100 करोड़ की बॉन्ड खरीदी। और किसे दी किसे नहीं ये तो घर में घुस के मारेंगे। उसके बाद आता है मेगा इंजीनियरिंग, इनके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था अक्टूबर 2019 में और फिर इन्होंने भी चंदा दिया अक्टूबर महीने में ही। और इतना ही नहीं, चंदा देने के बाद इन्हें प्रसाद के रूप में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। जी हाँ, और भैया यही हाल है बाकी के कई सारे कंपनियों का भी। अब कितनों के बारे में आपको बताएं, एक काम करना लंच के बाद। वैसे आपको एक बात और बता दें कि एसबीआई ने अभी तक बॉन्ड नंबर जारी नहीं किया है। जब बॉन्ड नंबर जारी होगा तभी पता चल पाएगा कि किस आदमी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक नंबर होता है जिसे किसी यूवी लाइट या पता नहीं किस तरीके के लाइट से देखा जा सकता है। अभी तक एसबीआई ने इसे डिस्क्लोज नहीं किया है। जब जारी हो जाएगा तभी पता चल पाएगा कि किसने किसको कितना दिया। 4 अरब रुपए एक दिन में दारू के गिरता है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई विल डू नॉट गेट ओनली फॉर टैक्स सिर्फ दारू में ही हो रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने का हौसला मिले। धन्यवाद। 4 अरब रुपए 4 अरब रुपए एक दिन में दारू के गिरता है।